देखो यहाँ सदिश समष्टि पर आधारित एक क्वेश्चन थ्योरम बताने वाला हूँ। हाँ, सदिश समष्टि उसकी परिभाषा बताया था और उसपर आधारित एक क्वेश्चन बताया था, है ना। अब सदिश उप समष्टि क्या होता है उस पर आधारित थ्योरम बताने वाला हूँ। तो सदिश उप समष्टि क्या है? मिटाने वाला कपड़ा कहाँ चला गया? दाएं बाएं नीचे गिरा था, सदिश उप समष्टि इस पर आधारित 7-8 थ्योरम है और उन्हीं में से कोई आएंगी। तो देखो वेक्टर सबस्पेस सदिश उप समष्टि जिसको कहते हैं, तो सदिश उप समष्टि क्या है? तो सदिश समष्टि की डेफिनेशन आपको बताया गया था, ठीक है। क्या बताया गया था कि जैसे V और V एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट को लिखते थे अल्फा बीटा गामा, और F एक फील्ड है, ठीक है, जिसके एलिमेंट को लिखा जाता है A B C A D। इनको कहा जाता है, V के एलिमेंट को कहा जाता है वेक्टर सदिश कहा जाता है, F के अवयवों को अदिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदिश। ये फील्ड है, तो फील्ड है इसका मतलब क्या होता है कि ये F है, F प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा, ठीक है। F डॉट के रिस्पेक्ट सेमी ग्रुप होगा, और यहाँ या ये बोल सकते हैं कि F के जो नॉन जीरो एलिमेंट है, नॉन जीरो एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट आबेलियन ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड होता हो तो यह फील्ड कहलाता है, ठीक है। और V क्या है? V क्या है? अल्फा बीटा गामा, इसके एलिमेंट कोई नॉन एम्प्टी सेट है। तो यदि V फील्ड F पर वेक्टर स्पेस कहलाता है जब इसमें V1 V2 V3 और V4 प्रॉपर्टी होल्ड हो। तो V1 प्रॉपर्टी क्या है? V प्लस के रिस्पेक्ट आबेली हो, प्लस के V2 प्रॉपर्टी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड हो, ठीक है। अदिश का गुणन सदिश योग पर वितरित हो, अदिश का गुणन सदिश योग पर वितरित हो, और सदिश का गुणन अदिश योग पर वितरित हो, ठीक है। और अदिश गुणन के लिए साहचर्य नियम संतुष्ट हो, अर्थात ए बी दो फील्ड के एलिमेंट लिए जाए अल्फा, तो A इंटू बी अल्फा दिखा दें, और ये 1 फील्ड का एलिमेंट हो अल्फा बिलोंग इन V हो, तो 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा इंटू 1। यदि 4 प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो ऐसी कंडीशन में ये भी कहलाता है फील्ड F पर वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? सदिश समष्टि कहलाता है। इसको VF से डिनोट करने की परंपरा है। किससे डिनोट करते हैं? VF से, ठीक है। अब यहाँ पे VF का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट नॉन एम्प्टी सेट ले लें W, ठीक है। नॉन एम्प्टी सेट क्या ले लें? W, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते ही हो कि जैसे मान लो कोई सेट है A जिसके एलिमेंट है AB, ठीक है। इसके सबसेट बनाने के लिए कहा जाए तो ये B बनेगा, ये AB बनेगा, ठीक है, और एक फाई बनेगा। इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट बने? 2 की पावर 2। यदि A बराबर क्या होता कि ABC होता, 3 एलिमेंट होते, इसके 2 की पावर 3 सबसेट बनते, ठीक है। यहाँ पे 4 सबसेट बने, इसमें 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 2 4 होता है, तो गिन लो 1 2 3 4। तो 4 में से 1 क्या है? एम्प्टी सबसेट है, और 3 क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट है, ठीक है। तो किसी वेक्टर स्पेस में कुछ एलिमेंट होंगे, उससे नॉन एम्प्टी सबसेट बनाओ, तो नॉन एम्प्टी सबसेट जो होंगे एम्प्टी सबसेट को छोड़कर उनमें कोई नॉन एम्प्टी सबसेट W ले लेते हैं, और W खुद वेक्टर स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वेक्टर स्पेस की चारों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ऐसी कंडीशन में W कहलाता है VF का वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है। तो VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है, W VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक अरिक्त उप समुच्चय है, ठीक है। तो यदि W V में डिफाइंड एक्सटर्नल और इंटरनल बाउंड्री ऑपरेशन के रिस्पेक्ट स्वयं एक वेक्टर स्पेस बनाता है, ऐसी कंडीशन में W को कहा जाएगा VF का वेक्टर सब स्पेस है। आंतरिक और बाह्य द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष यदि W स्वयं एक वेक्टर स्पेस है, ऐसी कंडीशन में W कहलाएगा VF का वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो VF फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है, और W VF का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है, एक अरिक्त उप समुच्चय है। तो यदि W VF में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, बाह्य और आंतरिक, आंतरिक और बाह्य द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष
स्वयं एक वेक्टर स्पेस है यदि W, W भी आपका कहलाता है वेक्टर सब स्पेस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वी एफ फील्ड एफ पर एक वेक्टर स्पेस है और W वी एफ का एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यदि W वी एफ में डिफाइंड इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक वेक्टर स्पेस है, ऐसी कंडीशन में W को कहेंगे वी एफ का वेक्टर सब स्पेस। समझ में आया? तो इसी को लिखते हैं वेक्टर सब स्पेस की डेफिनेशन। सदिश उप समष्टि परिभाषा, सदिश उप समष्टि, क्या कहेंगे इसको, सदिश उप समष्टि वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस माना वीएफ फील्ड एफ पर एक, माना वीएफ क्षेत्र एफ पर एक सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है तथा W वीएफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय है। ठीक है, यदि W वीएफ में डिफाइंड आंतरिक व बाह्य द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक सदिश समष्टि हो, सदिश समष्टि हो। यदि W वीएफ में डिफाइंड आंतरिक व बाह्य द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक सदिश समष्टि हो, तब W वीएफ का सदिश उप समष्टि कहलाता है, सदिश उप समष्टि कहलाता है। ठीक है, वेक्टर सब स्पेस कहलाता है, सदिश उप समष्टि वेक्टर सब स्पेस कहलाता। ठीक है, सदिश उप समष्टि कहलाता। अब जैसे मान लो कोई आपसे कहता है, किसी को बोलना है कि वो टीचर होने के योग्य है, ठीक है, तो टीचर होने के योग्य है तो इसमें क्या कर दोगे, वे 10वीं पढ़ा है, नर्सरी पढ़ा है, फिर 10वीं हाई स्कूल पढ़ा, फिर हायर सेकेंडरी किया, फिर ग्रेजुएशन किया, ऐसे बोल दो। ठीक है, या कि आप बोल दो कि वे यदि टीचर है तो वह मान लो ग्रेजुएशन किया है, बस तो ग्रेजुएशन बोल दिया तो उसमें नर्सरी की आ गई, 10वीं हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी तक पास किया होगा तब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होगा, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब W वीएफ का वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने के लिए आपको ये दिखाना जरूरी होता है कि W में वेक्टर स्पेस वाली सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना। या कि कुछ शर्तों के माध्यम से कुछ शर्त बता दिए, जैसे ये बोल दिए कि हायर सेकेंडरी किया है और फिर ग्रेजुएशन किया, इतने बोल दिए तब भी चलेगा। ये बोलने की जरूरत नहीं है कि नर्सरी पढ़ा, फर्स्ट क्लास में था, सेकंड में था, थर्ड में था, फोर्थ में था, फिफ्थ में था, सिक्स में था, ये सब बोलने की जरूरत नहीं रह जाएगी। बोल दिए क्या किया कि हायर सेकेंडरी किया, ग्रेजुएशन किया या ग्रेजुएशन किया, इतने बोल दिए। ठीक है, तो वह क्या होगा, टीचर होने के योग्य हो गया। तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करता है यदि W, तब वीएफ का वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। यदि अरिक्त समुच्चय हो W वीएफ का, ये यानी ये उप समुच्चय होना चाहिए वीएफ का और वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए इसमें, तभी ये वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसी शर्त होती हैं कि सब प्रॉपर्टी आपको दिखाना नहीं है कि नर्सरी पढ़ा, पहली पढ़ा, दूसरी, कुछ खास 2-3 चीजों के माध्यम से कह दोगे कि यदि ये कंडीशन इसमें फॉलो हो जाए तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो करेगी, है ना। तो एक आध दो उन कंडीशन की मदद से हम इस निष्कर्ष में पहुंच जाते हैं कि उसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, तो उन निष्कर्षों को फिर डेफिनेशन के रूप में यूज करने लगते हैं। कभी भी ये वेक्टर सब स्पेस जब प्रूफ करना रहेगा तो हम सिर्फ उसी कंडीशन को दिखा देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती होगी,
होल्ड होती होगी। ठीक है, तो इस पर आधारित कुछ थ्योरम है, देखो उनमें से। तो पहली थ्योरम क्या है? थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट, एक सदिश समष्टि VF का सदिश समष्टि VF का एक नॉन VF का एक अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय W क्षेत्र F पर, क्षेत्र F पर सदिश समष्टि, सदिश उपसमष्टि, सदिश उपसमष्टि होगा यदि और केवल यदि और केवल यदि W सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष संवृत्त हो, संवृत्त हो। इसका अर्थ ये होगा, देखो W VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है, इसका एक अरिक्त समुच्चय W है। हाँ सर, ये W VF का सदिश उपसमष्टि होगा कब? यदि हम W के दो एलिमेंट लें, अल्फा बीटा बिलोंगिंग W, तो अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग W दिखा दें, और एक फील्ड का एलिमेंट लें और एक W का एलिमेंट लें, तो दोनों का गुणनफल यदि W को बिलोंग करता है, तो इन दो शर्तों की मदद से ये कह सकेंगे कि वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होंगी। ठीक है, तो यदि हम ये दो चीजें दिखा देते हैं कि अल्फा बीटा W के दो एलिमेंट ले तो दोनों का प्लस भी W को बिलोंग करे, और एक फील्ड का एलिमेंट लें और एक W का एलिमेंट लें तो दोनों का गुणनफल W को बिलोंग करे, ऐसी कंडीशन में W VF का वेक्टर सब स्पेस कहलाता है। W VF का वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा, हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। इसे आप जानते तो ये हो कि W वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी यदि होल्ड करता है तभी कहलाएगा W वेक्टर सब स्पेस। ठीक है, लेकिन यदि हम W में ये दिखा दें कि अल्फा बीटा तो एलिमेंट लें W के, तो दोनों का योगफल W को बिलोंग कर जाए, और एक फील्ड का एलिमेंट लें और W का एलिमेंट, दोनों का गुणनफल W को बिलोंग कर जाए, तो इससे ये बात प्रमाणित हो जाती है कि इसमें वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। जैसे ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन किया है और हायर सेकेंडरी पास हुआ है, दो चीजें बता दिए। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि वो नर्सरी भी पढ़ा होगा, फर्स्ट भी पढ़ा होगा, सेकंड भी पढ़ा होगा, पांचवी भी पढ़ा होगा, छठवीं भी पढ़ा, सब आ जाती है उसमें, है ना। तो इसी प्रकार हम क्या दिखाएंगे, हम वैसे W को वेक्टर सब स्पेस प्रूव करने का तरीका, वैसे ओरिजिनल तरीका तो ये है, इस W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती। यदि सारी प्रॉपर्टी वेक्टर स्पेस वाली होल्ड होती हैं तभी W वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। लेकिन आप पूरा प्रॉपर्टी ना दिखा करके हम कुछ चीजें ही दिखा देंगे जिसके माध्यम से वे बहुत सारी चीजों को समाहित किए हुए है। ठीक है, दो चीजें बता देंगे तो दो चीजों के माध्यम से क्या है, सब चीज आ जाएंगी। जैसे वकील क्या है, पूरा मुकदमा को देखते हैं सिर्फ लास्ट तक, उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ देते हैं, उसके माध्यम से उसकी जीत हो जाती है, जो टॉप वकील होते हैं। ठीक है ना, पूरी चीज पढ़ेंगे और उसमें 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे जोड़ वाले। ठीक है ना, इसी प्रकार क्या है, इसमें दो चीजें दिखा दो, जब अल्फा और बीटा W के एलिमेंट लें, दोनों का योगफल W को बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब कहेंगे W योग के सापेक्ष संवृत्त है। ठीक है, और यदि एक फील्ड का एलिमेंट लें और एक W का एलिमेंट लें, ये अदिश कहलाएगा, ये सदिश कहलाएगा, तो अदिश और सदिश का गुणनफल भी W को बिलोंग कर गया, तो कहेंगे W अदिश गुणन के सापेक्ष संवृत्त है। ठीक है, और सदिश योग के सापेक्ष संवृत्त है। संवृत्त का मतलब क्या है कि दो एलिमेंट W के लिए तो दोनों का योगफल भी W को बिलोंग करे, इसको कह देते हैं W सदिश योग के सापेक्ष संवृत्त है, यानी संवृत्त के नियम का पालन होता है, इसी को हम संवृत्त भी बोलते हैं। ठीक है, W प्लस के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, संवृत्त यानी क्लोज्ड इंग्लिश में बोलते हैं, W प्लस के रिस्पेक्ट क्लोज्ड है। और W एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अदिश गुणन के सापेक्ष संवृत्त है, यानी एक अदिश का गुणा एक सदिश का गुणा करते हैं तो W का एलिमेंट हो जाता है। तो यदि W
सदिश योग के सापेक्ष समृद्ध है, अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है, तो निश्चित रूप से डब्ल्यू क्या होगा, वेक्टर सब स्पेस होगा। तो इसमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दिखाना है। तो एक बार डब्ल्यू को हम वेक्टर सब स्पेस मानकर चलेंगे तो ये दिखाएंगे कि डब्ल्यू सदिश योग के सापेक्ष समृद्ध है और अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। अब सफिशिएंट कंडीशन में क्या मानकर चलेंगे, डब्ल्यू VF का एक अदिश समुच्चय है और उसमें दो शर्तों का पालन हो रहा है। पहले शर्त यह है कि अल्फा बीटा दो एलिमेंट लेते हैं डब्ल्यू के, तो दोनों का योगफल डब्ल्यू को बिलोंग करता है। और एक फील्ड का एलिमेंट लेते हैं, एक डब्ल्यू का एलिमेंट लेते हैं, दोनों का गुणनफल डब्ल्यू को बिलोंग करता है। ये मानकर चलेंगे। इन दो शर्तों की मदद से हम ये दिखाने में कामयाब हो जाएंगे कि डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती हैं। और जब डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगी तो डब्ल्यू क्या कहलाएगा, वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस। तो पहले क्या देखें, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आवश्यक प्रतिबंध, है ना, आवश्यक प्रतिबंध, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। तो माना डब्ल्यू VF का सदिश उप समष्टि है, सदिश उप समष्टि है, तब हमें सिद्ध करना है, कि डब्ल्यू सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष, अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। ठीक है। तो जब डब्ल्यू VF का वेक्टर सब स्पेस है, तब डब्ल्यू VF में परिभाषित सदिश योग, VF में परिभाषित आंतरिक व बाह्य द्विआधारी संक्रिया के सापेक्ष स्वयं एक सदिश समष्टि होगा, अर्थात डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, इसलिए अल्फा और गामा बीटा बिलोंगिंग डब्ल्यू इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग डब्ल्यू, और दूसरा ए बिलोंगिंग एफ अल्फा बिलोंगिंग डब्ल्यू इम्प्लाइज ए अल्फा बिलोंगिंग डब्ल्यू। ठीक है। यदि अल्फा बीटा डब्ल्यू के दो एलिमेंट लिए जाएंगे तो दोनों का योगफल डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, क्योंकि डब्ल्यू क्या है, वेक्टर सब स्पेस मान करना चले हैं। तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी तो डब्ल्यू प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगा, यदि डब्ल्यू प्लस के रिस्पेक्ट आबेली होगी तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है। आबेली जब होगा तो उसमें पांचों प्रॉपर्टी होल्ड होंगी ना, क्या संबरक नियम का पालन होगा, साचन नियम का पालन होगा, समकाल में उपस्थित होगा, प्रतिलोम में उपस्थित होगा, क्रम में नियम का पालन होगा। ठीक है। यदि अल्फा और बीटा डब्ल्यू के दो एलिमेंट लिए जाएंगे तो दोनों का योगफल डब्ल्यू को बिलोंग करेगा। कौन सा नियम है, संबरक नियम। ठीक है। और ये ए बिलोंगिंग एफ अल्फा बिलोंगिंग डब्ल्यू, तो ए अल्फा बिलोंगिंग डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू वेक्टर सब स्पेस है तो उसमें अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध होगा। ऐसी कंडीशन में एक हम सदिश लेंगे तो अदिश और सदिश का गुणनफल एक सदिश होगा जो कि डब्ल्यू का मेंबर होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी। तो यहाँ पे रीजन इसका क्या होगा, यही कहेंगे क्योंकि हम डब्ल्यू को मान कर चलेंगे वेक्टर सब स्पेस है तो डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, इसलिए ये दोनों चीज लिख सकते हैं।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि W को वेक्टर सब स्पेस मानकर चले, ये दिखाने में कामयाब हो गए कि W अदिश सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है, सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। इस प्रकार W इस प्रकार W सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। इस प्रकार W सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। Hence condition is necessary, अतः प्रतिबंध आवश्यक है, अतः प्रतिबंध आवश्यक है। पर्याप्त प्रतिबंध सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त प्रतिबंध सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे, माना W VF का एक अरिक्त उप समुच्चय इस प्रकार है कि W सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। अर्थात इसका मीनिंग क्या है कि अल्फा और बीटा बिलोंग इन W implies अल्फा प्लस बीटा बिलोंग इन W, और A बिलोंग इन या अल्फा बिलोंग इन W implies A इंटू अल्फा बिलोंग इन W। तो हमें सिद्ध करना है कि W वेक्टर सब स्पेस है, सदिश उप समष्टि है। तब हमें सिद्ध करना है कि W VF का, तब हमें सिद्ध करना है कि W VF का वेक्टर सब स्पेस है, VF का सदिश उप समष्टि है, ठीक है। तो W को VF का सदिश उप समष्टि सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि W में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है ना। W को VF का सदिश उप समष्टि सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना पर्याप्त होगा कि W में सदिश समष्टि की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो पहला क्या है, पहला क्या दिखाना पड़ेगा, नंबर फर्स्ट लिखो, क्लोजर प्रॉपर्टी W प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन ग्रुप, W प्लस के रिस्पेक्ट क्या है, आबेलियन ग्रुप है, यही ना होता है। तो प्लस के रिस्पेक्ट आबेलियन दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, इसको भी लिख लेते हैं ना, V1, और इसको लिखो V11। V11 में क्या लिखोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, जी सर,
क्लोजर फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंगिंग W implies अल्फा प्लस बीटा बिलोंगिंग W गिवन कंडीशन ये तो दिया है W में इस शर्त का पालन हो रहा है बाय गिवन कंडीशन T12 एसोसिएटिव साहचर्य नियम इसको संबरक नियम बोलते हैं ना संबरक नियम क्लोजर प्रॉपर्टी और अल्फा तो क्या लिखेंगे लेट अल्फा बीटा और गामा बिलोंगिंग W तथा W सबसेट ऑफ V ठीक है। जैसे अल्फा बीटा गामा ये MP के मेंबर हैं MP सबसेट ऑफ इंडिया तो अल्फा बीटा गामा इंडिया के भी मेंबर होंगे नहीं होंगे। यदि अल्फा बीटा गामा MP के मेंबर हैं तो अल्फा बीटा गामा इंडिया के मेंबर होंगे सदस्य होंगे। जब अल्फा बीटा गामा इंडिया में थे तो क्या कर रहे थे एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहे थे तो W मध्य प्रदेश में आएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी भूल जाएंगे तभी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे ही। वही बोला गया एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम अल्फा बीटा बिलोंगिंग अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग W और W सबसेट है किसका VF का। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा और गामा बिलोंगिंग VF ठीक है। तो जब अल्फा बीटा गामा VF में थे तो क्या करते थे साहचर्य नियम को पालन करते थे क्योंकि VF सदिश समष्टि है। VF क्या है सदिश समष्टि है तथा VF सदिश उप समष्टि है उप समष्टि है। इसलिए अल्फा बीटा गामा VF में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे इसलिए W में भी करेंगे ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे W में भी क्योंकि वही एलिमेंट तो आए हैं वेक्टर स्पेस वाले ही। जब वेक्टर स्पेस में थे तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते थे क्योंकि VF वेक्टर सब स्पेस है वेक्टर स्पेस है ना VF है। तो जब वे VF में थे तो वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करते रहे होंगे तो जब W में पहुंच जाएंगे तब भी वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड करते ही रहेंगे ठीक है। लिख लेता ना अब देखो तो पहली प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई दूसरी प्रॉपर्टी नीचे वाली लाइन नहीं आई तो यहाँ लिख देते हैं ऊपर आप लिख लिए होंगे ना। सदिश उप समष्टि है इसलिए सदिश समष्टि है ना VF सदिश समष्टि है इसलिए अल्फा बीटा गामा VF में एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते रहे होंगे इसलिए W में भी करेंगे। अब क्या लिखा होगा V13 existence of identity element
तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व दिखाएंगे, है ना। तो तत्समक अवयव का अस्तित्व कैसे दिखाएंगे? देखो, चूंकि यफ क्या है, चूंकि यफ क्षेत्र है, क्या है? क्षेत्र। इसलिए क्या होगा? वन बिलोंगिंग यफ होगा। जब वन बिलोंगिंग यफ होगा तो इम्प्लाइज -1 बिलोंगिंग यफ, क्योंकि यफ फील्ड है, फील्ड है तो हर एक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। तो -1 बिलोंगिंग यफ और अल्फा बिलोंगिंग हम तो क्या लेते हैं? डब्ल्यू। अल्फा बिलोंगिंग क्या लेते हैं? डब्ल्यू। तो -1 गुणे अल्फा बिलोंगिंग डब्ल्यू बाय सेकंड कंडीशन, जो कंडीशन दी गई थी सेकंड कंडीशन यही ना है कि डब्ल्यू अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। तो एक अदिश ले एक सदिश ले तो दोनों का गुणनफल सदिश होगा, ये डब्ल्यू का एलिमेंट होगा। ये हम दी गई शर्त से, शर्त क्या है कि डब्ल्यू एक ऐसा अरिक्त समुच्चय है जिसमें डब्ल्यू सदिश योग के सापेक्ष समृद्ध है, अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है, दी गई कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन की मदद लेते हुए हम ये दिखाएंगे कि डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, ठीक है। तो 1 -1 एफ का मेंबर है, अल्फा डब्ल्यू का एलिमेंट है, दोनों का गुणनफल डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, क्योंकि हम डब्ल्यू को मान कर चले हैं कि डब्ल्यू अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है, ठीक है। एक सदिश और एक अदिश और एक सदिश का गुणनफल डब्ल्यू में बिलोंग करता है, ये हम मानकर चले हैं। दूसरी शर्त है, पहली शर्त ये थी कि अल्फा और बीटा डब्ल्यू के एलिमेंट है, दोनों का योगफल डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त क्या है कि यदि हम कोई अदिश लें, कोई फील्ड का एलिमेंट लें, अगर एक डब्ल्यू का एलिमेंट ले तो दोनों का गुणनफल भी डब्ल्यू को बिलोंग करता है, ठीक है। तो दी गई सेकंड कंडीशन से ये हो गया था। -1 का गुणा अल्फा के साथ करोगे तो माइनस अल्फा बिलोंगिंग डब्ल्यू। यहाँ रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि डब्ल्यू अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है, अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है, ठीक है। तो ये आ गया। तो इस प्रकार डब्ल्यू में, इस प्रकार डब्ल्यू में, तो ये तो प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व दिखा दिए ना। क्या दिखा दिए? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। यहाँ पे प्रतिलोम अवयव का पहले दिखाओगे, क्योंकि इसको दिखाए बिना आप वे तत्समक अवयव दिखा ही नहीं सकते। जब शर्त की मदद से दिखाना होता था, क्रम से नहीं दिखा सकते, है ना, क्योंकि शर्त की मदद से दिखाना वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती। तो जैसे मान लो आपको इसमें आप क्या दिखाओगे? प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व लिख देते हैं पहले, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, क्योंकि प्रतिलोम अवयव की मदद से हो सकता है तत्समक अवयव दिखा सकते हैं। जब तक हम रीजन नहीं देंगे प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व तो हम यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो जब शर्त की मदद से दिखाना होता है तो हम क्रम से दिखाने में असमर्थ होते हैं। कभी कहीं प्रतिलोम पहले दिखाना पड़ता है और संपर्क नियम बाद में, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है। जब तक अस्तित्व नहीं दिखाओगे कि तत्समक अवयव का प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, तब तक आप संपर्क नियम दिखा ही नहीं पाओगे। तो दिखाएंगे सब प्रॉपर्टी, लेकिन क्रम से नहीं, जब शर्त की मदद से दिखाना होता है, ठीक है ना। शर्त क्या दी गई है कि डब्ल्यू में डब्ल्यू के दो एलिमेंट लिए जाते हैं, दोनों का योगफल डब्ल्यू को बिलोंग करता है, ये आपको पता है सिर्फ है। और एक फील्ड का एलिमेंट ले, एक डब्ल्यू का एलिमेंट ले तो दोनों का गुणनफल डब्ल्यू को बिलोंग करता है। इन दोनों शर्त की मदद से दिखाना है कि डब्ल्यू में वेक्टर स्पेस की सभी प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं। तो जब शर्त की मदद से दिखाना है कि वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं, तो हम क्रम से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि संपर्क दिखाने के लिए प्रतिलोम की जरूरत हो पहले, जिसकी जरूरत पहले रहती है उसको पहले दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे तत्समक दिखाने के लिए प्रतिलोम की जरूरत है, यहाँ जब तक प्रतिलोम नहीं दिखा पाए तो तत्समक दिखा ही नहीं सकते, इसलिए लिख दिए यहाँ प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यह फील्ड क्षेत्र है, तो 1 बिलोंगिंग एफ, तो -1 बिलोंगिंग एफ, तो -1 बिलोंगिंग एफ, अल्फा बिलोंगिंग एफ, दोनों का गुणनफल क्या है? डब्ल्यू को बिलोंग करेगा, इस बात का आपको पता है। तो माइनस अल्फा बिलोंगिंग डब्ल्यू, ठीक है। इसका मतलब डब्ल्यू अल्फा हम किसके एलिमेंट लिए थे? डब्ल्यू का, तो माइनस अल्फा डब्ल्यू का एलिमेंट मिल गया। इस प्रकार डब्ल्यू में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है। इस प्रकार डब्ल्यू में प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है। इस प्रकार डब्ल्यू में प्रत्येक अवयव के
प्रत्येक अवयव के योज्य प्रतिलोम का अस्तित्व है। ठीक है, इसको हम क्या लिख दें, V14 लिख दिए है ना, नाम भी उसे रख दिए V14। अब V13 दिखाते हैं, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। तो क्या करोगे, अल्फा बिलोंगिंग W माइनस अल्फा बिलोंगिंग W दिखा चुके हैं ना, अभी दिखाए ना कि अल्फा बिलोंगिंग W के लिए माइनस अल्फा बिलोंगिंग W। दी गई शर्त से क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा बिलोंगिंग W, क्योंकि W सदिश योग के सापेक्ष समृद्ध है। सदिश योग के सापेक्ष समृद्ध है। तो क्या होगा, प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 0 बार बिलोंगिंग W। अतः W में योज्य तत्समक अवयव 0 बार का अस्तित्व है। 0 बार का अस्तित्व है। आप क्या दिखाएंगे, क्रम विनिमय नियम। तो क्या लिखेंगे, V15 लेट कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। क्रम ये सब हमारी हिंदी इंग्लिश में लिखने की पड़ी है, जो हम सुधारा लिखते हैं अभी, क्योंकि इंग्लिश वाले तो लिखे हैं कई बार क्रम विनिमय। क्रम विनिमय नियम, ठीक है, क्रम विनिमय। अब हिंदी में गलत ना हो जाए, ठीक है सर, सही है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। क्या लिखेंगे, लेट अल्फा और बीटा बिलोंगिंग W, तथा W क्या है, सबसेट है किसका, VF का। इसका मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा बिलोंगिंग VF होंगे कि नहीं होंगे सर। यदि अल्फा बीटा MP के आदमी हैं, अल्फा बीटा इंडिया के आदमी कहलाएंगे, ठीक है। और जो सुविधा इंडिया के लोगों को मिलती है तो अल्फा बीटा को भी मिलेगी कि नहीं, अर्थात VF वेक्टर सब स्पेस सदिश समष्टि है, तो इसमें अल्फा बीटा क्या करते होंगे, इसमें क्रम विनिमय नियम का पालन करते रहे होंगे सदिश समष्टि में। तो वही एलिमेंट जब W में आ जाएंगे तो अपने गुण को भूल नहीं जाएंगे। यदि आप गांधी स्कूल में थे तो डांस करते थे, तो एक्सीलेंस में आ जाओगे तो अपने प्रॉपर्टी को भूल नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो वही है कि जब अल्फा बीटा हम किसके एलिमेंट लिए, W के, तो अल्फा और बीटा W के 2 एलिमेंट लिए, एक्सीलेंस के 2 लड़के लिए, ठीक है। लेकिन वे अल्फा बीटा क्या है, मान लो एक्सीलेंस है, एक्सीलेंस इज सबसेट ऑफ है, एक्सीलेंस इज सबसेट ऑफ गांधी स्कूल, देयरफॉर अल्फा बीटा बिलोंग इन गांधी स्कूल। जब अल्फा बीटा गांधी स्कूल में थे तो डांस करते थे, क्या करते थे, डांस करते थे। एक्सीलेंस में आ जाएंगे तो अपनी प्रॉपर्टी को भूल नहीं जाएंगे, वो करेंगे। वही बोल रहे हैं कि अल्फा बीटा क्या है, W का मेंबर है, और W सबसेट है VF का, W सबसेट है VF का। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बीटा VF में भी होंगे, और अल्फा बीटा जब VF में थे तो VF वेक्टर स्पेस है, सदिश समष्टि है, तो उसमें सदिश समष्टि की सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करते रहे होंगे। तो यहाँ पे प्लस के रिस्पेक्ट आबेली रहा होगा VF है, और जब प्लस के रिस्पेक्ट आबेली रहा होगा तो उसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड होती रही होगी, तो उसमें क्रम विनिमय नियम का पालन होता रहा होगा। इसलिए अल्फा बीटा यदि V के एलिमेंट है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। तो वही एलिमेंट W में आ गए तो वे प्रॉपर्टी भूल नहीं जाएंगे, क्रम विनिमय नियम का पालन करते ही रहेंगे। तो वही लिखा गया कि अल्फा बीटा बिलोंगिंग VF, और VF सदिश समष्टि है, इसलिए अल्फा बीटा VF में क्रम विनिमय नियम का पालन करते रहे होंगे, इसलिए W में भी करेंगे, इसलिए W में भी करेंगे। तो अल्फा बीटा बिलोंगिंग VF है, और VF सदिश समष्टि है, VF है
सदिश समष्टि है, सदिश समष्टि है। इसलिए अल्फा व बीटा VF में क्रम विनिमय का VF में क्रम विनिमय नियम का पालन करते रहे होंगे, पालन करते रहे होंगे, इसलिए W में भी करेंगे, इसलिए W में भी करेंगे। ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे? चूंकि W VF का अरिक्त उपसमुच्चय है, अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार है कि W सदिश योग एवं अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध है। साथ ही W प्लस के रिस्पेक्ट आबेली ग्रुप भी है, रिस्पेक्ट आबेलियन ग्रुप भी है। इसलिए W में वेक्टर स्पेस की शेष प्रॉपर्टी भी होल्ड होगी, अर्थात नंबर फर्स्ट A इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू A अल्फा A बीटा, अल्फा इंटू A प्लस B इज इक्वल टू A अल्फा और B अल्फा। तीसरा यहाँ पे A B अल्फा इज इक्वल टू A और B अल्फा। और चौथा 1 इंटू अल्फा बराबर अल्फा इंटू 1। अतः W VF का वेक्टर सबस्पेस सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि। अतः W VF का सदिश उपसमष्टि, W VF का सदिश उपसमष्टि। ठीक है। प्लस के रिस्पेक्ट क्या है? आबेली है, साथ ही अरिक्त समुच्चय है, साथ ही उसमें अदिश गुणन और अदिश गुणन के सदिश योग के सापेक्ष और अदिश गुणन के सापेक्ष समृद्ध भी है। इस वजह से वेक्टर स्पेस की शेष प्रॉपर्टी भी उसमें होल्ड होंगी, वेक्टर स्पेस की शेष प्रॉपर्टी भी उसमें होल्ड होंगी। जब वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टी होल्ड होंगी, इस प्रकार W अरिक्त समुच्चय था और W में वेक्टर स्पेस वाली सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। इसका मतलब W क्या है? VF का सदिश उपसमष्टि है, सदिश उपसमष्टि है।